कैसे हो आप सब। मैं आप सबकी रिम्पी मैम। आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और वो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। कौन सा टॉपिक है? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो हमें बेसिस पता होना चाहिए कि किस किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे क्रॉप को, क्योंकि क्लासिफिकेशन हम लोग किसी भी चीज का करें तो बेसिस पता होना चाहिए सबसे पहले। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग का कर रहे हैं हाइट के बेसिस पे। बेसिस क्या है हमारा? हाइट है, लंबे और शॉर्ट, ठीक है, यानी कि टॉल और टाइनी हो गया ना। तो ऐसे ही हमें क्रॉप का क्लासिफिकेशन करना है तो बेसिस पता होना चाहिए किस बेसिस पे किस क्रॉप का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है। स्केल क्या होता है? पैमाना। क्या होता है? पैमाना, यानी कि कितने एरिया में वो क्रॉप ग्रो की गई है, कितने बड़े पैमाने पे वो क्रॉप ग्रो करी गई है, ठीक है। उसके बेसिस पे सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन है। किसके बेसिस पे है? स्केल ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है, कितने पैमाने पे ग्रो की गई है। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर ए आता है गार्डन क्रॉप। क्या आता है? गार्डन क्रॉप। गार्डन क्रॉप वो क्रॉप होती है जो हम लोग स्मॉल स्केल पे ग्रो करते हैं। स्मॉल स्केल यानी कि छोटे पैमाने पर ग्रो करी गई फसलें जो कि हम लोग अपने किचन गार्डन में उगाते हैं। किचन गार्डन के अंदर हम लोग क्रॉप उगाते हैं, अपने फ्लावर गार्डन के अंदर उगाते हैं, ठीक है, अपने बैकयार्ड में उगाते हैं, बैकयार्ड में। तो वो सारी फसलें कौन सी होगी? स्मॉल स्केल पे उगाई जाएंगी तो गार्डन क्रॉप होगी, ठीक है। तो गार्डन क्रॉप की एग्जांपल क्या क्या आएंगे? हम लोग अपने गार्डन के अंदर फ्लावर भी ग्रो करते हैं, ठीक है, और क्या ग्रो करते हैं? थोड़ी बहुत वेजिटेबल भी ग्रो करते हैं ना। तो वो सारी किसके एग्जांपल आ गए? गार्डन क्रॉप की एग्जांपल आ गई। इसके बाद आता है सेकेंड नंबर पे प्लांटेशन क्रॉप। क्या आता है? प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जो लार्ज स्केल पे उगाई जाती है, लार्ज स्केल पे उगाई जाती हैं और परमानेंट होती है नेचर में। परमानेंट इन नेचर। परमानेंट कैसे? इसके एग्जांपल देखो, एग्जांपल से अपने आप ही समझ आ जाएगा आप लोगों को। टी, कॉफी, कोकोनट, कैश्यूनट और एरिकेनट। देखो जैसे हम लोग जम्मू कश्मीर का सीन देखते हैं किसी मूवी में, तो उसमें क्या होता है, वो टी की पत्तियां चुग रही होती है ना, पीछे टोकरी टांग के और टी की पत्तियां चुग रही होती हैं। तो जो टी होती है, कॉफी होती है, ये परमानेंट होती है नीचे में, यानी कि एक बार ग्रो कर दिया, इनकी झाड़ियां जो श्रब होंगी वो उग गई तो उग गई, उसके बाद बार बार इसकी सोविंग की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार इसको ग्रो नहीं करना पड़ता। ऐसे ही कोकोनट है, कोकोनट का पौधा है, पेड़ एक बार लगा दिया तो लगा दिया। कैश्यूनट काजू हो गया, एरिकेनट सुपारी हो गया, ठीक है। ये जो प्लांटेशन क्रॉप होती हैं इनकी डेफिनेशन ऐसी होती है, एक ऐसी क्रॉप जो नेचर में पेरिनियल होती है, परमानेंट होती है और लार्ज स्केल पे ग्रो की जाती है, तो उसको हम लोग प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। और प्लांटेशन क्रॉप बच्चों एक बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है काफी, हमेशा प्रोसेसिंग के बाद ही यूज आती है। कैसे यूज आती है? हमेशा प्रोसेसिंग के बाद। देखो टी है, टी को हम लोग जब तक चाय की जो पत्तियां हैं उसकी क्यूरिंग वगैरह नहीं करेंगे, जब तक उसकी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, चाय पत्ती में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक तो यूज नहीं आती ना। तो ये क्या हो गया? टी। ऐसे ही कॉफी है, कॉफी की जो लीफ है, जो इसके दाने होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है? बताओ क्या करना पड़ता है उनको धूप में सुखाना पड़ता है ना। जब तक उनके अंदर वो जो बर्निंग वाली स्मेल आती है वो नहीं आ जाती तब तक कॉफी का कोई फायदा ही नहीं। ऐसे ही कोकोनट है, कोकोनट की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, कैश्यूनट की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, एरिकेनट सुपारी की भी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। जो प्लांटेशन क्रॉप होती हैं वो हमेशा लार्ज स्केल पे ग्रो की जाती हैं और ऐसे रो
मटेरियल की फॉर्म में काम नहीं आती, इसको हमें प्रोसेसिंग के बाद ही काम लेना पड़ता है। आ गया समझ? इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है इसका जो सी है, फील्ड क्रॉप। फील्ड क्रॉप, फील्ड क्रॉप कौन सी होती है? जो सीजनल होती है, नेचर में सीजनल होती है और एक बाउंड्री के अंडर में ग्रो की जाती है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है 1 एकड़ की बाउंड्री होगी, है ना, 1 एकड़ में एक फसल ग्रो कर दी तो वो क्या है, उस बाउंड्री के अंदर ग्रो की जाएगी और सीजनल होगी, हर सीजन टू सीजन चेंज करेंगे। सीजन टू सीजन चेंज कैसे करेंगे? खरीफ आ गया, खरीफ में कौन सी फसल उगाएंगे? राइस उगाएंगे। रबी आ गया, रबी में क्या उगाएंगे? मस्टर्ड उगाएंगे, व्हीट उगाएंगे। तो ये सारी फसलें क्या होती हैं? फील्ड क्रॉप। आ गया समझ में? सिंपल सी है, स्केल के बेसिस पे कि कितना स्केल है उसका कल्टीवेशन का, उसके बेसिस पे हमने क्रॉप को क्लासिफाई किया। सबसे पहले गार्डन क्रॉप, यानी कि बिल्कुल स्मॉल स्केल पे, कि अपने किचन गार्डन है तो घर के अंदर ही रह गया ना, इसकी बाउंड्रीज तो छोटा सा होगा ये। प्लांटेशन क्रॉप लार्ज स्केल पे उगाई जाएंगी, परमानेंट होगी नेचर में, इनकी बार बार सोने की जरूरत नहीं पड़ती और प्रोसेसिंग के बाद ये काम आती है। ठीक है, फील्ड क्रॉप, फील्ड क्रॉप कौन सी होती है? सीजनल होती है नेचर में, यानी कि सीजन टू सीजन हमें इसको ग्रो करना पड़ता है और ये बाउंड्रीज के अंदर ही लगाई जाती है। ठीक है, तो आगे इनका समझ में। फील्ड क्रॉप के तो एग्जांपल सारे सीरियल्स हो गए, सारी फॉरेस्ट क्रॉप होगी, सारी पल्सेज होगी, सारी ऑयलसीड, जितनी भी क्रॉप है हमारी सारी फील्ड क्रॉप। आ गया समझ? अब इसके बाद हम लोग दूसरा बेसिस है इसका ओरिजिन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे करेंगे क्लासीफाई? ओरिजिन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे? सबसे पहले आएगा नेटिव, नेटिव क्रॉप। दूसरा आएगा एक्जोटिव, एक्जोटिक, या इंट्रोड्यूस्ड भी बोल सकते हैं इसको, इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, या एलियन स्पीसीज, जैसे एलियन अपने बाहर स्पेस से आता है ना, एलियन स्पीसीज, एलियन भी बोल सकते हैं। तो नेटिव क्रॉप कौन सी होंगी? वो क्रॉप होंगी जो अपने इंडिया में ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, एक्जोटिव क्रॉप कौन सी होंगी? जो अपने इंडिया में उगाती है और बाहर से इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई आया और बाहर से लेके आया था और तब यहाँ पे हम लोग इसको कल्टीवेट करने लगे, पहले इंडिया में नहीं होती थी। ठीक है, तो जो नेटिव क्रॉप है यानी कि ओरिजिनेटेड इन इंडिया, ओरिजिनेटेड इन इंडिया, तो इंडिया में ओरिजिनेट हुई है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या आ गए? सबसे पहले तो राइस आ गया, ग्रीन ग्राम आ गया, बार्ले आ गया, ब्लैक ग्राम आ गया, क्या आ गया? ब्लैक ग्राम, और कॉटन आ गया, कैस्टर आ गया, कॉटन आ गया, कैस्टर आ गया, और क्या आ गया? सुगर केन। ठीक है, कॉटन और सुगर केन का एक तो एग्जाम में इंडिया आंसर गया है, यानी कि जहाँ पे इसका मेन सेंटर है ना ओरिजिन का, अगर वो बाई चांस ना दिया गया हो तो इंडिया ऑप्शन में लगाना है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी जब ये क्रॉप करवाऊंगी। ठीक है, सारी प्रायोरिटी बताऊंगी कि क्वेश्चन में ऐसा आ गया तो ये करेंगे, ऐसा नहीं आया तो ये करेंगे। ठीक है, हमारे पास चॉइसेस जितनी भी होती हैं तो रिम्पी मैम को पता ही होता है ना, सारे क्वेश्चन करवा देंगे। तो राइस, ग्रीन ग्राम, बार्ले, ब्लैक ग्राम, कॉटन, कैस्टर और सुगर केन किसके एग्जाम्पल हो गए? नेटिव टू इंडिया, यानी कि इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए हैं। बाकी एक्जोटिक स्पीसीज जो बाहर से इंट्रोड्यूस करी गई है, या इनको एलियन स्पीसीज भी बोला जाता है। ये कौन कौन सी आ गई? अपनी जितनी बच गई, मेज आ गया, वीट आ गया, ठीक है, पिजन पी आ गया, और कौन सी बच गई बताओ? सनफ्लावर आ गया, लूसर्न आ गया। तो ये सारी जितनी, इनको छोड़ के सारी की सारी जितनी बच गई, और एक मस्टर्ड हो रहा है इनके अंदर, मस्टर्ड, सरसों, सरसों भी इंडिया से ओरिजिनेटेड है। बाकी जितने क्या आ गए? एक्जोटिक स्पीसीज आ गई। ठीक है, जितने भी क्रॉप बची, तो राइस, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, बार्ले, कॉटन, सुगर केन, कैस्टर और मस्टर्ड, ये सारे हमें क्या याद रखने पड़ेंगे? नेटिव टू इंडिया। बाकी जितने बच गए एक्जोटिक है। आ गया इतना समझ में? तो दो बेसिस भी हो गए। हमारा थर्ड जो बेसिस आता है वो है फैमिली के बेसिस पे, यानी कि टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमिकल हिरार्की, जो ऑर्डर है वो आपको याद है? टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन,
टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। तो बताओ मुझे टैक्सोनॉमी का हायरार्की ऑर्डर पता है आप लोगों को? मैं ट्रिक लिखवाती हूँ। ट्रिक लिखो, कीप द पॉट क्लीन, otherwise family got sick। ठीक है, घड़े को क्लीन रखिए नहीं तो फैमिली बीमार पड़ जाएगी। तो कीप के अंदर जो की है उसका क्या आएगा? किंगडम। किंगडम। पी से क्या आएगा? फाइलम। सी से क्या आएगा? क्लास। ओ से क्या आएगा? ऑर्डर। फैमिली का क्या आएगा? फैमिली। जी से क्या आएगा? जिनस। एस से क्या आएगा? स्पीसीज। बहुत ही आसान है, ठीक है। हायरार्की ऑर्डर याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, कीप द पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गोट सिक। ठीक है, के से क्या हो गया? किंगडम हो गया। पोट में पी से फाइलम हो गया, सी क्लीन से क्लास, और ओ से ऑर्डर हो गया, फैमिली से फैमिली हो गया, जी से जीनस हो गया, एस से स्पीसीज हो गया। आ गया समझ? जैसे हम लोग क्या है, हम लोग होमो सैपियन है, होमो सैपियंस। तो जो हम लोग होमो सैपियंस है इसके अंदर होमो क्या है? जीनस है। क्या है? जीनस। और स्पीसीज क्या है? सेपियंस। तो जीनस और स्पीसीज का पता चल गया क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे फैमिली के बेसिस पे, कि उनकी जितने भी सीरियल हैं, ऑयल सीड है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, उनकी फैमिली क्या क्या है, ठीक है। तो फैमिली के बेसिस पे देखो, जल्दी से ये नोट कर लेना जो ये हायरार्की ऑर्डर है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की ऑर्डर है उसमें किंगडम के बाद क्या आएगा, या क्लास के बाद क्या आएगा, फैमिली से ऊपर क्या आएगा, जीनस से पहले क्या आएगा, जीनस के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं, एस्ट्रेसी या एलिएसी फैमिली। एलिएसी फैमिली, और दूसरी आएगी एस्ट्रेसी फैमिली, ठीक है। जो एलिएसी फैमिली होती है वो किसकी होगी? अनियन एंड गार्लिक की। अनियन एंड गार्लिक, प्याज और लहसुन दोनों की फैमिली क्या होगी? एलिएसी। इसके बाद आता है एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी किसकी होगी? सनफ्लावर एंड सैफफ्लावर। सैफफ्लावर, ठीक है, एलिएसी और एस्ट्रेसी। इसके बाद थर्ड फैमिली आती है चीनोपोडिएसी। चीनोपोडिएसी, ठीक है। फैमिली वही होगी बच्चों जिसके पीछे ए ही लग जाएगा। देखना हम लोग जितने भी फैमिली करेंगे ना सबके पीछे ए ही लगेगा, ठीक है। इसके बाद आ गया चीनोपोडिएसी। चीनोपोडिएसी किसकी होगी? स्पाइनच और सुगर बीट की। सुगर बीट यानी कि पालक की फैमिली क्या होती है? मेनली पालक की फैमिली किसको बोलेंगे? चीनोपोडिएसी। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आ गया क्रूसीफेराई। क्रूसीफेराई या मस्टर्ड फैमिली। मस्टर्ड फैमिली, या इसका एक और नाम है ब्रेसिकेसी। क्या नाम है? ब्रेसिकेसी। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? मस्टर्ड, रेडिश, कलीफ्लावर, कैबेज, नोलखोल, ठीक है। जो क्रूसीफेराई या मस्टर्ड फैमिली होगी या ब्रेसिकेसी फैमिली होगी, ठीक है। तीन नाम है इसके, क्रूसीफेराई, ब्रेसिकेसी और मस्टर्ड फैमिली। तो तीनों नाम याद होनी चाहिए। अगर ऐसे पूछ ले मस्टर्ड की क्या फैमिली है? ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेराई है। रेडिश यानी कि मूली की क्या फैमिली है? ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेराई है। इसके बाद कलीफ्लावर, कैबेज, नोलखोल। कलीफ्लावर और कैबेज और नोलखोल के अंदर तो इनका साइंटिफिक नेम ही क्या होता है? ब्रेसिका कंपेस्ट्रेसिस। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस,
ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, तो ब्रेसिका आ गया तो ब्रेसिकेसी फैमिली होगी, ठीक है। इन तीनों के साइंटिफिक नेम मैं आप लोगों को करवाऊंगी। इनमें सिर्फ वैरायटी अलग होती है, यानी कि जो सब स्पीसीज होगी ना वो अलग होगी, जीनस भी सेम है और स्पीसीज भी सेम है। तो आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए कि इनके नाम में क्या आएगा, जो जीनस होगी ब्रेसिका है ना, तो ब्रेसिकेसी फैमिली होगी, याद हो जाएगा ये आप लोगों को आसानी से। तो मस्टर्ड, रेडिस, कलीफ्लावर, कैपेज और नॉनकुल सारी की सारी क्या होगी, क्रूसीफेराई फैमिली के मेंबर होगी, ठीक है। आ गया समझ में। अब इसके बाद आता है 5th नंबर पे कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी या गार्ड फैमिली। ये तो शायद विजिबल नहीं होगा आप लोगों को, है ना, नहीं है ना विजिबल ग्रीन मार्कर, कोई ना। तो देखो कुकुरबिटेसी या गार्ड फैमिली, गार्ड फैमिली के अंदर सारे के सारे गार्ड आ जाएंगे, ऑल गार्ड्स। और गार्ड के अंदर कौन कौन आएगा, जैसे बीटर गार्ड, करेला हो गया, बीटर गार्ड, बोटल गार्ड, बोटल गार्ड क्या हो गया, लोकी हो गया, ठीक है। बीटर गार्ड, बोटल गार्ड, स्नेक गार्ड, स्नेक गार्ड, स्पंज गार्ड, स्पंज गार्ड। तो जितने भी गार्ड होंगे सारे किसके अंदर आएंगे, कुकुरबिटेसी या गार्ड फैमिली के अंदर आएंगे। और कौन आ जाएगा, पंपकिन आ जाएगा, पंपकिन आ जाएगा, वाटरमेलन आ जाएगा। तो सबकी फैमिली क्या होगी, कुकुरबिटेसी या गार्ड फैमिली होगी। आगे इतना समझ में। तो बच्चों आप लोगों को इनकी एग्जांपल याद होनी चाहिए। जो 2018 का क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें ही आया था कि अनियन की फैमिली कौन सी होती है, एक बार आया था गार्लिक की फैमिली कौन सी होती है, तो एलिएसी। तो ये तो सारे के सारे याद करने ही पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद 6th नंबर पे आती है मालवेसी। क्या आएगी, मालवेसी। ये आएगी कॉटन फैमिली। तो इसके अंदर आ जाएगा कॉटन एंड भिंडी। भिंडी को क्या बोलते हैं, ओकरा, ओकरा, ठीक है। मालवेसी के अंदर कौन कौन आएगा, कॉटन एंड भिंडी आएगी। इसके बाद 7th नंबर पे आती है सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी के अंदर कौन कौन आ जाएगा, पोटैटो, टमाटो, चिल्ली, ब्रिंजल, टबैको। क्या क्या आ जाएंगे, पोटैटो, टोमेटो, चिल्ली, ब्रिंजल, टोबैको। तो ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, सोलेनेसी फैमिली के अंदर। सोलेनेसी के बाद आती है 8th नंबर पे जो फैमिली है वो है अम्बेलिफेराई। अम्बेलिफेराई फैमिली। अम्बेलिफेराई के अंदर क्या आ जाएगा, कोरिएंडर, क्यूमिन एंड कैरेट। कोरिएंडर, क्यूमिन एंड कैरेट। आ गया समझ में। अब इसके बाद 9th नंबर पे आती है जो फैमिली वो है जिंजीबरेसी। जिंजीरेसी भी बोलते हैं इसको। जिंजीरेसी फैमिली। इसके अंदर आएगा जिंजर एंड टर्मेरिक। क्या क्या आएगा, जिंजर एंड टर्मेरिक। तो देखो हमने 9 फैमिली पढ़ी है, एलिएसी फैमिली, एस्ट्रेसी फैमिली, चिनोपोडिएसी, क्रूसीफेराई, कुकुरबिटेसी, मालवेसी, सोलेनेसी, अम्बेलिफेराई और जिंजरेसी। तो एलिएसी के अंदर अनियन एंड गार्लिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है पहले। एस्ट्रेसी के अंदर सनफ्लावर, सेफ्लावर। चिनोपोडिएसी के अंदर स्पाइनच और सुगर बीट। क्रूसीफेराई या मस्टर्ड फैमिली या ब्रेसिकेसी के अंदर आएगा मस्टर्ड, रेडिस, कलीफ्लावर, कैबेज एंड नोलखोल। कुकुरबिटेसी या गार्ड फैमिली के अंदर आएंगे ऑल गार्ड्स, पंपकिन एंड वाटरमेलन।
मालवेसी के अंदर आएंगे कॉटन एंड भिंडी। सोलेनेसी के अंदर आएंगे पोटैटो, टमाटो, चिली, ब्रिंजल एंड टोबैको। अमेलिफेराई के अंदर आएंगे कोरिएंडर, क्यूमिन एंड कैरेट। जिंजरेसी के अंदर आएंगे जिंजर एंड टर्मरिक। ठीक है, इसके बाद बची है पी वाली फैमिली। तो पी से कौन कौन सी फैमिली है देखो, 10th नंबर पे है पोएसी। पोएसी फैमिली का दूसरा नाम क्या हो गया, ग्रेमिनी फैमिली, या और क्या हो गया, ग्रास फैमिली। इसके अंदर क्या आ जाएंगे, सारे के सारे सीरियल्स आ जाएंगे। जितने भी सीरियल हैं सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली के अंदर आएंगे। कर लोगे। और इसके अंदर आएगा एक सुगर केन। इसके बाद आती है 11th नंबर पे जो फैमिली है वो है पेडेलिएसी। जो पेडेलिएसी फैमिली है वो है सीसेमम की। सीसेमम यानी कि तिल। इसके बाद 12th नंबर पे जो फैमिली है वो है लेग्यूमिनेसी या पेपिलियोनेसी। इसके अंदर जितनी भी पल्सीज हैं वो आएंगी। पल्सीज के सिवाय ग्राउंड नट आएगा। जितनी भी लेग्यूमिनस क्रॉप है, काउपी, क्लस्टर बीन, ठीक है, तो सारी की सारी किसके अंदर आएगी, पेपिलियोनेसी या पी फैमिली के अंदर आएगी। इसको पी फैमिली भी बोलते हैं, पी फैमिली। तो देखो हमने किया टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन फैमिली के बेसिस पे। ठीक है, सबसे पहली ए से 2 फैमिली है, एलिएसी, एस्ट्रेसी। सी से 3 फैमिली है, चिनोपोडिएसी, क्रूसीफेराई या कुकुरबिटेसी। एम से 1 फैमिली है, माल्वेसी। एस से 1 फैमिली है, सोलेनेसी। यू से 1 फैमिली है, अम्बेलिफेराई। जेड से 1 फैमिली है, जिंजिबरेसी। और पी से 3 फैमिली है, पोएसी हो गया, पेडिलिएसी हो गया और पेपिलियोनेसी हो गया। पोएसी हो गया और पेडिलिएसी हो गया, पेपिलियोनेसी हो गया। तो 3 फैमिली पी से होगी। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट सबके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल। ठीक है, तभी मैंने एक साथ करवाया, कुछ भी साफ नहीं गया बोर्ड से, ताकि एक बार आप लोग इस वीडियो को बंद करके सारे के सारे एग्जाम्पल लिख सको। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, उनके अंदर भी सारे के सारे एग्जाम्पल। तो कर लोगे सारी फैमिली, बहुत आसान है, इसके अंदर मुश्किल कुछ भी नहीं है। 3 बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर लिया हमने। अब आता है चौथा बेसिस, पर्पस के बेसिस पे कि किस पर्पस के लिए हम लोग क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे जो 4th क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी कि किस पर्पस के लिए हम लोग क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला आता है एलेक्रोप। तो एलेक्रोप होती क्या है, देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था सिल्वी पास्चर में, सिल्वी एग्रीकल्चर पास्चर में। तो देखो एग्री सिल्वी पास्चर में ये हमने यूकेलिप्टस लगा दिया। क्या लगा दिया, यूकेलिप्टस। ठीक है, ये हमने फॉरेस्ट ट्री लगा दिया। इसके बीच में जो ये रास्ता बचेगा, पेड़ों के बीच में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एले पाथवे। क्या बोलते हैं, एले पाथवे। इसके अंदर हम लोग कोई भी क्रॉप ले सकते हैं। जो इसके अंदर हम लोग क्रॉप लेंगे उसको बोलेंगे एले क्रॉप। क्या बोलेंगे, एले क्रॉप। एले पाथवे के अंदर जो हम लोग क्रॉप उगाते हैं उसको हम लोग एले क्रॉप बोलेंगे। और ये पेड़ किस किस के हो सकते हैं, यूकेलिप्टस के, सुबोबुल के, केसिया के, किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो एले पाथवे के अंदर हम लोग क्रॉप उगाएंगे, जैसे हमने टर्मेरिक उगा दी। ठीक है, टर्मेरिक उगा दी, गार्लिक उगा दिया, या कोई फोडर क्रॉप जैसे बरसीम उगा दी, तो वो सारी क्या हो जाएंगी, एले क्रॉप हो जाएगी। जो क्रॉप हम लोग ट्रीज के बीच में एले पाथवे के ऊपर, यानी कि एले पाथवे में जो हम लोग क्रॉप उगाएंगे उस क्रॉप को हम लोग एले क्रॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एले क्रॉप बोलेंगे। आगे इतना समझ में। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड आता है एग्यूमेंटिंग क्रॉप।
सेकंड क्या आता है, एग्यूमेंटिंग क्रॉप। एग्यूमेंटिंग क्रॉप ये वो क्रॉप होती हैं जो एक दूसरे की यील्ड इंक्रीज करती हैं। ग्रो टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ मेन क्रॉप, ठीक है। यानी कि जो मेन क्रॉप होगी हमारी, उसकी यील्ड इंक्रीज करने के लिए हम लोग दूसरी क्रॉप उसके साथ में मिक्स्ड क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग करके लगाते हैं, तो उस क्रॉप को हम लोग एग्यूमेंटिंग क्रॉप बोलेंगे। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है बरसीम प्लस मस्टर्ड। बरसीम प्लस मस्टर्ड इन दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इन दोनों क्रॉप, ये दोनों क्रॉप आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे की यील्ड इंक्रीज करती हैं। तो एग्यूमेंटिंग क्रॉप क्या हो गया, जो क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने के लिए लगाई जाए एक साथ, उनको बोलेंगे एग्यूमेंटिंग क्रॉप। बरसीम और मस्टर्ड बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। इसके बाद थर्ड नंबर पे आती है हमारे यहाँ पे कोल क्रॉप। कोल क्रॉप, कोल क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है, जो फ्रोस्ट को टॉलरेट कर ले। फ्रोस्ट टॉलरेंट क्रॉप, फ्रोस्ट टॉलरेंट क्रॉप, ठीक है। यानी कि जो क्रॉप विंटर सीजन में लगाई जाएंगी और जो बहुत ज्यादा फ्रोस्ट को, बहुत ज्यादा ठंड को टॉलरेट कर सकती हैं, उस क्रॉप को हम लोग कोल क्रॉप बोलेंगे। और कोल क्रॉप के अंदर हमारे पास आती हैं कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड नोलकोल, ठीक है। फूल गोभी, बंद गोभी और गांठ गोभी, तो ये तीनों किसके अंदर आएंगी, कोल क्रॉप के, क्योंकि ये तीनों की तीनों फ्रोस्ट को टॉलरेट कर सकती हैं अच्छे से, तो ये क्या होगी, कोल क्रॉप होगी। अब इसके बाद फोर्थ नंबर पे आती है कमर्शियल क्रॉप। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप कौन सी होती है, जो क्रॉप इकोनॉमिक, जो क्रॉप पैसा कमाने के लिए उगाई जाए, यानी कि जो भी क्रॉप पैसा कमाने के लिए उगाया जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे कमर्शियल क्रॉप। और कमर्शियल क्रॉप का एक और दूसरा नाम है, बताओ बताओ, कमर्शियल क्रॉप क्या, अर्न मनी, यानी कि पैसा कमाने के लिए उगाई जाएंगी, इसका दूसरा नाम है कैश क्रॉप। कैश क्या होता है, पैसा, रोकड़ा, तो इससे बेसिस पे इसका नाम पड़ गया, पैसे के बेसिस पे इसका नाम पड़ गया कैश क्रॉप, ठीक है। यानी कि इनकी एमएसपी काफी ज्यादा होती है। तो इसकी एग्जांपल क्या आ गए, टोबैको आ गया, और क्या आ गया, कॉटन आ गया, ये क्या हो गए, कमर्शियल क्रॉप, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ एग्जांपल आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप वो क्रॉप होती है जो एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं, बेनिफिट। बेनिफिट कैसे, जैसे हम लोग ज्वार और लोबिया का एग्जांपल ले लेते हैं, ज्वार और लोबिया का। तो इसके अंदर क्या करता है, जो ज्वार होता है वो लोबिया को क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और जो लोबिया होता है वो ज्वार से क्या लेता है, ज्वार होता है जो नाइट्रोजन लेगा, और जो लोबिया होता है वो ज्वार से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि ज्वार की जो जड़ें होंगी, जैसे ज्वार के अंदर मैंने आप लोगों को सोरगम के अंदर बताया था, प्रोप रूट, पिलर रूट होते हैं जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, मजबूत होता है यानी कि ज्वार। तो लोबिया इससे सपोर्ट ले लेता है और ज्वार इससे नाइट्रोजन ले लेता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप। इसके बाद हमारे पास 6th नंबर पे आता है कॉम्पिटिटिव क्रॉप। कॉम्पिटिटिव क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है, जो एक साथ ग्रो नहीं की जा सकती, कांट बी इंटरक्रॉप्ड या मिक्स्ड क्रॉप। यानी कि इन कॉम्पिटिटिव क्रॉप वो क्रॉप होती है जिनको हम लोग एक साथ ग्रो नहीं कर सकते, ना हम लोग उनकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते, ना हम लोग उनकी
मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो वो क्रॉप क्या हो जाएंगी, कॉम्पिटेटिव क्रॉप, यानी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है एक दूसरे में, ठीक है, हार्म करेंगे एक दूसरे को। जैसे दो सीरियल है, राइस और व्हीट, राइस और व्हीट को कभी भी एक साथ ग्रो नहीं कर सकते। बार्ले और व्हीट है, बार्ले और व्हीट को कभी भी एक साथ ग्रो नहीं कर सकते। तो दो सीरियल आपस में क्या हो गए, कॉम्पिटेटिव क्रॉप। इसके बाद हमारे पे 7th नंबर पे आता है कैच क्रॉप। कैच क्रॉप, कैच क्रॉप को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इमरजेंसी क्रॉप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इमरजेंसी क्रॉप। कैच क्रॉप को इमरजेंसी क्रॉप क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो कैच क्रॉप होती है वो तब उगाई जाती है जब हमारी मेन जो फसल होती है वो खराब हो जाए किसी भी वजह से, या ईल्ड कम आए, ठीक है। हमारी मेन फसल की ईल्ड कम आ गई, जैसे व्हीट की ईल्ड कम आई है, तो किसान सोचेगा अपनी आय को तो कंट्रोल करेगा ना, इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रखना पड़ता है ना उसको, आय को। तो जैसे बहुत ही कर्जे में डूब गया तो फायदा क्या है। तो कैच क्रॉप तब उगाई जाती है जब अपनी मेन फसल जो खराब हो जाएगी या ईल्ड कम आएगी, तो उस खेत को खाली करके कैच क्रॉप उगा देगा। तो कैच क्रॉप शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी कैच क्रॉप होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी, ठीक है, यानी कि छोटी अवधि की होगी, इजिली हार्वेस्टेबल होगी, और हम लोग इसको किसी भी पर्पज के लिए किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगी, कैच क्रॉप। कैच क्रॉप की एग्जांपल जो शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी, जैसे काउपी हो गया, क्लस्टर बीन हो गया, ठीक है, ये ऐसे एग्जांपल ग्रीन ग्राम हो गया, तो किसके आ जाएंगे, कैच क्रॉप, ठीक है, यानी कि यील्ड भी हमें मिलेगी और शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी। जैसे व्हीट खराब होगी तो व्हीट के जस्ट बाद हमने कैच क्रॉप उगा दी, ग्रीन मूंग बीन उगा दी, तो मूंग बीन के बाद हम लोग राइस की ट्रांसप्लांटिंग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा कैच क्रॉप। कैच क्रॉप के बाद हमारे पास 8th एग्जाम्पल आता है, 8 टाइप की क्रॉप आती है, कवर क्रॉप। क्या आती है, कवर क्रॉप। तो कवर क्रॉप कौन सी होती है, जो फील्ड को कवर कर लेती है, यानी कि जो हमारे फील्ड को इरोजन से बचाती है, वो क्या हो जाएगी, कवर क्रॉप। जैसे काउपी आ गया, क्या आ गया, काउपी आ गया, ग्राउंड नट आ गया जैसे, ठीक है, कवर क्रॉप। कवर क्रॉप कौन सी होती है, जो हमारे सोयल सरफेस को कवर कर लेती है, हमारी सोइल को इरोजन से बचाती है, सोइल इरोजन को नहीं होने देती। तो उस क्रॉप के एग्जांपल क्या आ गए, लोबिया आ गया, लोबिया और ग्राउंड नट। क्या आ गया, ग्राउंड नट। तो कवर क्रॉप वो क्रॉप होती है जो सोइल सरफेस को कवर कर लेती है, सोइल इरोजन को रोकती है, जैसे लोबिया हो गया, ग्राउंड नट हो गया। इसके बाद हमारे पास आती है सप्लीमेंट्री क्रॉप। सप्लीमेंट्री क्रॉप, सप्लीमेंट्री क्रॉप कौन सी होती है, जो ना तो हार्म करती एक दूसरे को और ना बेनिफिट प्रोवाइड करती, ठीक है, वो कौन सी होगी, सप्लीमेंट्री क्रॉप। तो सप्लीमेंट्री क्रॉप वो क्रॉप होती है ना एक दूसरे को जो हार्म करेंगी और ना एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रही है, कॉम्प्लीमेंट दे रही है यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करें या यील्ड इंक्रीज करें, कुछ भी करें, मतलब एक दूसरे के लिए बनी है, एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। और सप्लीमेंट्री ना इसको बेनिफिट प्रोवाइड करना ना इसको हार्म करना, वो क्या हो जाएंगी, सप्लीमेंट्री क्रॉप हो जाएगी। आगे इतना समझ में। और इसके बाद आती है हमारे पास फ्यूल क्रॉप। क्या आती है, फ्यूल क्रॉप। फ्यूल क्रॉप वो क्रॉप होती है जिनका बाई प्रोडक्ट हो हमें क्या दे, फ्यूल दे, जिनका बाई प्रोडक्ट हमें फ्यूल दे। तो बाई प्रोडक्ट किस किस क्रॉप का फ्यूल दे सकता है, जैसे शुगर केन है, शुगर केन की हम लोग, जैसे हमारा पास जो स्टेम होती है ना, वो तो हमारे काम की होती है, क्योंकि गन्ने का हम लोग रस निकालते हैं ना, तो शुगर केन की मेन स्टेम तो काम की होती है, पर लीव्स होती है वो तो बाई प्रोडक्ट होती है, लीव्स का तो कुछ नहीं करते, पर लीव्स को हम लोग एज ए बायोफ्यूल यूज ले लेते हैं, क्योंकि शुगर केन की जो पत्तियां होती है इसे हम लोग बायोफ्यूल बनाते हैं, पेट्रोलियम वगैरह बनाते हैं। तो आगे ना काम। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, मस्टर्ड। और क्या एग्जांपल हो गया इसका, कॉटन, क्योंकि जो कॉटन की जो छड़ी होंगी, पिकिंग के बाद कॉटन में हम लोग पिकिंग करते हैं, पिकिंग के बाद जो छड़ी है वो किस काम आएगी, फ्यूल जलाने के काम आएगी घर में, ठीक है, वो सारी क्या होगी, फ्यूल क्रॉप होगी। आगे इतना समझ में। अब इसके बाद आती है हमारे पास रिस्टोरेटिव क्रॉप। क्या आती है, रिस्टोरेटिव क्रॉप।
रिस्टोरेटिव क्रॉप। रिस्टोरेटिव क्रॉप कौन सी होती है? जो हमारी फसल, जो सॉरी सोइल है, सोइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर कर दे, सोइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर कर दे, यानी कि इंक्रीज कर दे। ठीक है, न्यूट्रिएंट कंटेंट है सोइल के अंदर, उसको इंक्रीज कर दे। तो जितनी भी पल्सीज हैं या लेग्यूमिनस क्रॉप है, वो सारी क्या आ जाएंगी? रिस्टोरेटिव क्रॉप। यानी कि वो जो पल्सीज अगर हमने ग्रो कर दी तो पल्सीज क्या करेंगी? नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा देंगी सोइल में, तो क्या कर रही है? सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, रिस्टोरेटिव क्रॉप। इसके बाद आता है एग्जॉस्टिव क्रॉप। एग्जॉस्टिव क्रॉप, एग्जॉस्टिव क्रॉप कौन सी होती है? जो फसल, जो सोइल को उजाड़ दे। ठीक है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है सोइल का, वो बिल्कुल ही डिक्रीज कर दे, कुछ भी ना छोड़े सोइल के अंदर, तो वो कौन सी होगी? एग्जॉस्टिव क्रॉप। जैसे सीरियल्स हैं, सीरियल्स क्या करते हैं? हमने व्हीट उगा दी, फिर राइस उगा दिया, फिर व्हीट उगा दी, फिर राइस उगा दिया, फिर व्हीट उगा दी, फिर राइस उगा दिया। तो ऐसे क्या होती जा रही है हमारी फसल, हमारी जो सोइल है उसकी ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है वो डिक्रीज होता जा रहा है, न्यूट्रिएंट का जो स्टेटस है वो कम होता जा रहा है। तो सीरियल्स क्या है? एग्जॉस्टिव क्रॉप है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास मल्च क्रॉप। मल्च क्रॉप, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ मल्चिंग क्या होती है? आप लोगों को पता है, प्लास्टिक मल्च होता है, ग्रीन मल्च होता है, लीफ मल्च होता है, बहुत सारे मल्च होते हैं ना। यानी कि जो हम लोग सोइल सरफेस को कवर कर देते हैं किसी भी चीज से ताकि उसका मॉइस्चर कंजर्व रहे, उसको मल्च बोलते हैं। और मल्च क्रॉप कौन सी होगी? काउपी हो गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका काउपी। काउपी क्या करता है? मॉइस्चर को कंजर्व करके रखता है सोइल के अंदर, तो ये क्या हो गया? मल्च क्रॉप हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रीन मैन्योर क्रॉप। ये तो सभी को पता है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप। ग्रीन मैन्योर क्रॉप कौन सी होती है? ऐसी क्रॉप जिसको हम लोग उगाने के बाद सोइल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, मिला देते हैं, जो क्या करती है? सोइल की फर्टिलिटी स्टेटस को इंप्रूव कर देती है, सोइल के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन को इंक्रीज कर देती है, तो वो क्या होगी? ग्रीन मैन्योर क्रॉप। और हमारे यहाँ पे कौन कौन सी ग्रीन मैन्योर उगाई जाती है बताओ जल्दी से? सन हेम्प यानी कि ढैंचा उगाया जाता है, समर मूंग भी उगाया जाता है, उगाए जाते हैं ना। तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप कौन सी होगी? ढैंचा हो गया, सन हेम्प हो गया, समर मूंग बीन होगी। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास ग्रीन मैन्योर क्रॉप के बाद रैटून क्रॉप। रैटून क्रॉप या स्टबल क्रॉप। स्टबल क्रॉप, तो रैटून क्रॉप या स्टबल क्रॉप कौन सी होंगी? जिसकी हार्वेस्टिंग के बाद रैटून रह जाता है नीचे सोइल में। ठीक है, तो वो क्या होगी? रैटून क्रॉप या सीलियस क्रॉप होगी। जैसे गन्ना है, गन्ने की हार्वेस्टिंग ऐसे तो है नहीं, हम गन्ने को ऐसे उखाड़ते हैं, हार्वेस्टिंग के टाइम पे काटते हैं ना, ऐसे नीचे से जड़ और एक पोरी छोड़ देते हैं, बाकी ऊपर ऊपर से काट लेते हैं ना। तो वो जो एक पोरी बोल रही हूँ ना मैं, वो छोड़ देते हैं, वो रैटून होता है। ठीक है, वो वापस से फिर उसी से ग्रो हो जाता है गन्ना, तो ये क्या हो गया? रैटून हो गया। जैसे नेपियर है, नेपियर के भी हम लोग क्या करते हैं? कटिंग उगाते हैं, उसको एक बार काट लिया, वो रह जाता है पोर्शन नीचे, और तो क्या हो गया? वो रैटून हो गया। ठीक है, रैटून या स्टबल क्रॉप होगी। अब जैसे जो मल्टी कट होती है, मल्टी कट वैरायटी बरसीम की होगी, वो भी क्या है? रैटून क्रॉप है। उसको बार बार ग्रो नहीं करना पड़ता, उसका नीचे सोइल से अटैच्ड जो रूट का पोर्शन है वो रह जाता है ऐसे कैसा, उसको बोलेंगे रैटून क्रॉप। नेपियर हो गया, सुगर केन हो गया, बरसीम हो गई, कर लोगे। इसके बाद रैटून क्रॉप के बाद हमारे पास आता है सीलेज क्रॉप। क्या आता है? सीलेज क्रॉप। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए सीलेज होता क्या है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है हे, एक होता है सीलेज। हम लोग दोनों चीजें फोडर के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में यूज करते हैं? फोडर, यानी कि चारे के रूप में यूज करते हैं। हे है, हे का मैं बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ। जैसे बरसीम है और जवार है, जवार को हमने कट कर दिया पीसेस में और अपने पशुओं को खिला दिया, तो इन दोनों का क्या बन गया? हे, यानी कि जिसमें मॉइस्चर कंटेंट हाई होगा वो क्या हो गया? हे हो गया। सीलेज कैसे बनाते हैं? जैसे जवार है, जवार को हमने काट काट के ऐसे धूप में सुखा दिया। क्या सुखा दिया? धूप में। धूप में सुखा के इसका मॉइस्चर कम हो गया। जैसे पर्ल मिलेट है, बाजरे है, बाजरे की हमने सिल्टियां काट ली, जो हमारे पास मटेरियल बचेगा तो उसको हम लोग काट के धूप में सुखा देंगे और फिर उसको एक जगह स्टोर कर लेंगे। जैसे तूड़ी होती है ना अपनी, तो ऐसे ही इसको एक जगह स्टोर कर लेंगे और उसका क्या बन जाएगा? वो सीलेज बन जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोर करके रखते हैं, मॉइस्चर लेवल कम करके उसको सीलेज बोलते हैं।
ठीक है। तो एक बात याद रखना, बरसीम का कभी भी हम लोग सिलेज नहीं बना सकते, क्योंकि बरसीम के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, और अगर हमने इसका मॉइस्चर सुखा दिया तो कुछ भी नहीं बचता बरसीम के अंदर। ठीक है, बायोमास बहुत कम हो जाता है, तो बरसीम का ये जो सिलेज है वो बनाने का फायदा ही नहीं है। सिलेज किसका बनाते हैं हम लोग? जवार का, पर्ल मिलेट का। ठीक है, इन दोनों का सिलेज बनाते हैं। तो सिलेज की फसलें क्या होगी? जैसे जवार होगी, ठीक है, पर्ल मिलेट हो गया। आ गया समझ? इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन आ गया, वो क्या आ गया? बेसिस, सीजन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन के बेसिस पे जो हम लोग क्लासिफाई करेंगे वो मेनली 3 सीजन है, खरीफ सीजन, रबी सीजन और जैड सीजन। क्या आ गया? जैड सीजन। जो खरीफ सीजन होता है, खरीफ सीजन के लिए हम लोग जो सोविंग करते हैं वो कब करते हैं? जून जुलाई। और हार्वेस्टिंग कब करते हैं? सितंबर अक्टूबर। जो हमारे पास रबी सीजन आ गया, रबी सीजन के लिए हम लोग सोविंग कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में सोविंग करते हैं। और हम लोग हार्वेस्टिंग कब करते हैं? मार्च अप्रैल तक कर लेते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास जेड सीजन। जेड सीजन में हम लोग सोविंग कब करते हैं? इसमें फरवरी मार्च में करते हैं। ठीक है, और इसकी हार्वेस्टिंग कब करते हैं? मई जून में। ठीक है, सबसे पहले खरीफ सीजन, रबी सीजन, फिर जेड सीजन। जो रबी और खरीफ का जो बीच का सीजन होगा उसको हम लोग बोलेंगे जेड सीजन या समर सीजन। ठीक है, तो अब देखो खरीफ सीजन की फसलें, सबसे पहले तो मुझे सीरियल्स बताओ। सीरियल्स के अंदर हम लोग कब खरीफ के में उगाते हैं और कौन से सीरियल रबी में उगाते हैं? तो जैसे राइस आ गया, मेज आ गया, सोरगम आ गया, पर्ल मिलेट आ गया। इनको कब उगाते हैं? खरीफ सीजन में उगाते हैं। और रबी सीजन के बच्चे व्हीट एंड बार्ले। इसके बाद आती है ऑयल सीड। ऑयल सीड बताओ, इसके अंदर तो मस्टर्ड आ गया, सनफ्लावर आ गया, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। और यहां पे क्या आ गया? ग्राउंडनट, सीसेमम। ठीक है, ग्राउंडनट और सीसेमम किसके अंदर आ गए? खरीफ सीजन के अंदर आ गए। इसके बाद आता है फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप, कॉटन हम कब उगाते हैं? बताओ कॉटन कब उगाते हैं? खरीफ सीजन में उगाते हैं। इसके बाद आ गई शुगर क्रॉप। शुगर क्रॉप, शुगर केन हम कब उगाते हैं? शुगर केन हम लोग रबी में उगाते हैं, शुगर केन। इसके बाद आ गई कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप में क्या आ गया? टोबैको। टोबैको हम लोग कब उगाते हैं? रबी में उगाते हैं। इसके बाद आ गया हमारे पास फॉरेज क्रॉप। फॉरेज, फॉरेज में हम लोग जो चारे की फसलें होती हैं, चारे की फसलें कब उगाते हैं बताओ? तो सबसे पहले सीरियल देख लो, राइस में सोरगम, पर्ल मिलेट चारों किस में उगाते हैं? खरीफ में उगाते हैं। और सिर्फ व्हीट एंड बार्ले रबी में उगाते हैं। ऑयल सीड में ग्राउंडनट, सीसेमम खरीफ के अंदर उगाते हैं, मस्टर्ड, सनफ्लावर कब उगाते हैं? रबी के अंदर उगाते हैं। फाइबर क्रॉप में कॉटन हम लोग खरीफ में उगाते हैं, शुगर क्रॉप में शुगर केन हम लोग रबी के अंदर उगाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो पल्सीज एंड फोडर क्रॉप। पल्सीज एंड फोडर क्रॉप, तो पल्सीज के अंदर कौन सी आ जाएंगी खरीफ सीजन की बताओ? पिजन पी, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम। किसके अंदर आ गई? खरीफ सीजन के अंदर। और रबी सीजन के अंदर कौन सी पल्सीज आ गई बताओ मेरे को? चिकपी, लेंटिल, फील्ड पी, फ्रेंच बीन। किसके अंदर आ गई? रबी सीजन के अंदर। और जो इसके अंदर होंगी जेड सीजन के अंदर पल्सीज, जेड सीजन के अंदर हम लोग काउपी उगा सकते हैं, ग्रीन ग्राम उगा सकते हैं,
ब्लैक ग्राम उगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी और जो इन दोनों के बीच में हम लोग क्रॉप उगाते हैं उसको जेड क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। पल्सी जो होगी, इसके बाद आता है फोडर। कौन कौन सी फोडर क्रॉप है बताओ? हम लोग इस सीजन में तो बरसीम और नेपियर उगाते हैं, बरसीम एंड नेपियर। तो बाकी क्या बची? खरीफ की। खरीफ की क्या क्या होगी? सोरगम हो गया, क्लस्टर बीन हो गया, काउपी हो गया, और ओट्स भी इसी के अंदर उगाते हैं। ओट्स उगाते हैं ना, ओट्स रबी सीजन के अंदर। तो हमने सारी की सारी पल्सेस का जो क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन है सीजन के बेसिस पे वो देख लिया। खरीफ में कौन से सीरियल उगाएंगे, कौन सी पल्सीज उगाएंगे, कौन सी ऑयल सीड उगाएंगे, कौन सी फाइबर क्रॉप उगाएंगे, सारे के सारे हमारे कवर होते हैं यहाँ पर। हो गए ना कवर? तो हमारा सीजन के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हो गया। हमने 5 बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर लिया। सबसे पहले हमने किया था, बताओ किसके बेसिस पे किया था, कि स्केल कितना, कितने स्केल पे, पैमाने के बेसिस पे। इसके बाद हमने ओरिजिन के बेसिस पे कर लिया। थर्ड हमने टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन कर ली। फोर्थ हमने किस पर्पस के लिए ग्रो करते हैं, और फिफ्थ हमने क्या कर लिया, सीजन के बेसिस पे कर लिया। अब हमारे पास 6th क्लासिफिकेशन आता है, छठा क्लासिफिकेशन। छठा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे आता है? लाइफ साइकिल के बेसिस पे। लाइफ साइकिल के बेसिस पे, लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल के बेसिस पे कैसे है क्लासिफिकेशन? सबसे पहले होता है एनुअल, इसके बाद है बाइनियल, इसके बाद है पेरिनियल। पेरिनियल। तो एनुअल क्रॉप कौन सी होती है? एनुअल क्रॉप वो क्रॉप होती है जो सिर्फ एक सीजन में अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है। यानी कि उसी सीजन में उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, उसी सीजन में उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी, यानी कि फ्लावरिंग आएगी, ठीक है। बाइनियल क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसको 2 सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। 1 सीजन, बाई यानी कि 2, यानी कि 2 सीजन, और पेरिनियल क्या होती है? मोर देन 2 सीजन, ठीक है। एनुअल क्रॉप यानी कि एक ऐसी क्रॉप जो अपनी रिप्रोडक्टिव और जो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ है सिर्फ एक सीजन में पूरी करे। बाइनियल क्रॉप वो क्रॉप होती है जो एक सीजन में अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी करे और दूसरे सीजन में अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पूरी करे। पेरिनियल क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसको 2 से ज्यादा सीजन चाहिए, यानी कि वो एक से ज्यादा सीजन में अपनी वेजिटेटिव पूरी करेगा और बाद में रिप्रोडक्टिव करेगा, ठीक है। यानी कि इसको 2 से ज्यादा सीजन चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। एनुअल क्रॉप तो जितनी भी है लगभग एनुअल ही है, जैसे अपना राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, सोरगम हो गया। तो ये सारी की सारी जितनी भी फसलें क्या है? एनुअल है। बाइनियल के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, रेडिश एंड कैरेट। और पेरिनियल के एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है वो है स्वीट पोटैटो, जिंजर और गार्लिक। जिंजर और जेडीआर आएगा, जिंजर, ठीक है। जिंजर एंड स्वीट पोटैटो, जिंजर एंड गार्लिक क्या हो गए? पेरिनियल हो गए। बाइनियल क्या हो गया? रेडिश एंड कैरेट हो गया। और एनुअल हो गया राइस, व्हीट, मेज एंड सोरगम। जो रेडिश एंड कैरेट है वो दोनों एग्जाम्पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आए हुए, ठीक है। तो आप लोगों को ये तो याद रखने ही रखने पड़ेंगे, कैरेट एंड रेडिश का। तो ये क्या होते हैं? नेचर में बाइनियल होते हैं। कर लोगे इतना याद? अब इसके बाद हमारे पास बेसिस आता है लीफ के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लीफ। लीफ के बेसिस पे क्या हो जाएगा? नैरो लीफ और ब्रॉड लीफ, नैरो लीफ एंड ब्रॉड लीफ। नैरो लीफ यानी कि नैरो पत्ती वाले, ब्रॉड लीफ यानी कि चौड़ी पत्ती वाले। नैरो लीफ में क्या आ जाएगा? राइस आ जाएगा,
वीट आ जाएगा, अनियन आ जाएगा, गार्लिक आ जाएगा, सारे के सारे क्या है, नैरो लीफ है। ब्रॉड लीफ के अंदर क्या क्या आ जाएगा, मस्टर्ड आ जाएगा, मस्टर्ड आ जाएगा ना, मस्टर्ड क्या है, ब्रॉड लीफ है, ठीक है। मस्टर्ड, राया वगैरह सारी चीजें क्या है, ब्रॉड लीफ है। राइस, वीट, अनियन, गार्लिक क्या है, नैरो लीफ है, ठीक है। इनके अंदर एग्जांपल बहुत सारे हैं, जो मेन मेन है वो बता रही हूँ मैं आप लोगों को सिर्फ। इसके बाद आता है जो 6th क्लासिफिकेशन है, हमने 5 बेसिस कर लिए। जो छठा बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है सोविंग मेथड के बेसिस पे, ठीक है। किसके बेसिस पे आ गया, 6th सोविंग बेसिस पे, सोविंग, ठीक है। सबसे पहले आ गया डायरेक्ट सीडेड क्रॉप, डायरेक्ट सीडेड क्रॉप। डायरेक्ट सीडेड क्रॉप वो क्रॉप होती है जिनके हम लोग डायरेक्ट सोविंग करते हैं, सीड की सोविंग करते हैं। सीड की सोविंग में तो सब में सारे आ गए, वीट आ गया, मेज आ गया, सोरगम आ गया, ठीक है। और जितने भी पल्सीज वगैरह है सारे के सारे क्या आ गए, डायरेक्ट सीडेड ही है। सेकेंड नंबर पे आता है प्लांटेड क्रॉप। प्लांटेड क्रॉप, प्लांटेड क्रॉप वो होती हैं जिनको सीड के सिवाय अदर मटेरियल ग्रो करते हैं, यानी कि सीड के सिवाय जो अदर वो क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोपेगेटिंग मटेरियल, ठीक है। सीड के सिवाय अदर प्रोपेगेटिंग मटेरियल जो हम लोग प्लांट करते हैं उसको प्लांटेड क्रॉप बोलते हैं। जैसे शुगर केन, शुगर केन के अंदर क्या लगाते हैं बताओ, शुगर केन के अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, रेटून लगाते हैं। पोटैटो हो गया, पोटैटो के अंदर क्या लगाते हैं, ट्यूबर लगाते हैं। स्वीट पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। इसके बाद आ गया नेपियर आ गया, नेपियर के अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, कटिंग लगाते हैं, ठीक है। स्टेम की कटिंग बो देते हैं खेत में और अपने आप उग जाती है। प्लांटेड क्रॉप पता चल गया, यानी कि सीड के सिवाय अदर प्रोपेगेटिंग मटेरियल अगर हम लोग खेत में डाल रहे हैं तो वो प्लांटेड क्रॉप हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं ट्रांसप्लांटेड क्रॉप। ट्रांसप्लांटेड क्रॉप, ट्रांसप्लांटेड यानी कि हम लोग इनकी नर्सरी तैयार करेंगे, नर्सरी में सीडलिंग जब तैयार हो जाएगी उसको वहां से उखाड़ के मेन फील्ड में ट्रांसफर कर देंगे, तो वो क्या होता है, ट्रांसप्लांटिंग। तो ट्रांसप्लांटेड क्रॉप कौन कौन सी आ गई, मेन एग्जांपल है राइस और पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट की भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं इसकी और डायरेक्ट सोविंग भी करते हैं, दोनों याद रखना है पर्ल मिलेट की, ठीक है। राइस हो गया, पर्ल मिलेट हो गया, अनियन हो गया, और क्या क्या आ गया, ब्रिंजल की भी कर सकते हैं। अनियन की तो आप लोगों ने अभी की होगी, ठंड आई है, जैसे जैसे प्याज सभी ने लगाया होगा, प्योज लगाते हैं हम लोग इसकी, आ गया इतना समझ में। इसके बाद नेक्स्ट जो बेसिस है हार्वेस्टिंग मेथड के बेसिस पे है, क्या है, मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग। तो मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है 7th आ गया। मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग 8th आया, ये 8th बेसिस पर लिया। हार्वेस्टिंग के बेसिस पे क्या हो गया, सबसे पहले आ गया रीपिंग, यानी कि जिन फसलों को हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद, कटिंग करने के बाद रिपर से निकालते हैं, वो क्या होगी, रीपिंग। तो वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, पर्ल मिलेट हो गया, ये सारी की सारी क्या है, रीपिंग है। इसके बाद सेकंड आता है अपरूटेड बाय डिगिंग। अपरूटेड बाय डिगिंग यानी कि जिस क्रॉप को हम लोग क्या करते हैं, खोद कर निकालते हैं। क्या हो गया, पोटैटो और ग्राउंडनट, ठीक है। मूंगफलियां जमीन के अंदर ही लगती है ना, स्प्रेडिंग टाइप में, तो मूंगफलियां जमीन के अंदर लगती हैं तो उसको आसपास की जमीन को खोद के तभी निकाला जाता है। और पोटैटो, पोटैटो ये तो है नहीं कि पौधा है, पौधे को खींच लो पोटैटो निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे ना, जमीन को खोदना पड़ता है, कर लोगे। इसके बाद थर्ड एग्जांपल आता है हमारे यहाँ पे अपरूटेड बाय पुलिंग। अपरूटेड बाय पुलिंग, अपरूटेड बाय पुलिंग कौन कौन से एग्जांपल हो गए, यानी कि ऐसे खींच के निकालना पड़ता है, ठीक है, पुल करना है, कैसे खींचना। तो खींच कर किस किस को निकालेंगे, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया,
ठीक है, रेडिस कैरेट को हम लोग कैसे निकालते हैं, खींच कर निकालते हैं। इसके बाद 4th नंबर पे आ गया पिकिंग। क्या आ गया, पिकिंग। चुगाई किस किस की करते हैं, जितने भी पल्सीज हैं, ओकरा है, तो इनकी क्या होगी, जो पोर्ट्स लगे होंगे या जो फ्रूट लगा हुआ उसको ऐसे तोड़ते हैं ना आप, हर फ्रूट पे जा जाके चुगाई करनी पड़ती है। तो सबसे मेन एग्जांपल है इसके अंदर कॉटन। इसके बाद आ गया काउपी, जितनी भी पल्सीज आ गई, लेंटिल आ गया, ठीक है, फील्ड पे आ गया, फ्रेंच बीन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, सबकी क्या करनी पड़ती है, ओकरा आ गया, ठीक है। फ्रूट्स की भी क्या करनी पड़ती है, हमें चुगाई करनी पड़ती है। इसके बाद 5th नंबर पे आ गया पिकिंग के बाद हमारे पास क्या आता है, कटिंग। कटिंग क्या होता है, कटाई करना। कटाई हम लोग किस किस की करते हैं, बरसीम की करते हैं, सोरगम की करते हैं, नेपियर की करते हैं। इन सब की हम लोग क्या करते हैं, कटाई, यानी कि कटाई करके हम लोग इनको यूज करते हैं। तो आ गया समझ में, रीपिंग आ गया, अप्रूटेड बाय डिगिंग आ गया, अप्रूटेड बाय पुलिंग आ गया, पिकिंग आ गया, कटिंग आ गया समझ में। अब इसके बाद आता है टोबैको का। टोबैको के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टोबैको के अंदर हम लोग करते हैं प्रीमिंग। प्रीमिंग किसके अंदर करते हैं, टोबैको के अंदर, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीमिंग। प्रीमिंग क्या होता है, इसकी लीव्स को तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो प्रीमिंग आ गया समझ में। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, इसके बाद हम लोग करते हैं हार्वेस्टिंग करने के बाद इसका क्लासिफिकेशन, हार्वेस्टिंग के बाद और प्रोसेसिंग से पहले, ठीक है। हम लोग क्या क्या करते हैं किस क्रॉप के अंदर, हार्वेस्टिंग के बाद क्या क्या करते हैं, यानी कि जैसे टोबैको है, टोबैको की हमें बीड़ी सिगरेट बनानी है, तो बीड़ी सिगरेट बनाने से पहले हमें उसकी पत्तियों को सुखाना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग प्रोसेस होगी ना, प्रोसेसिंग से पहले हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो मेथड क्या आ गया, पोस्ट हार्वेस्ट या प्री प्रोसेसिंग के बेसिस पे। पोस्ट हार्वेस्ट या प्री प्रोसेसिंग प्रोसेस के बेसिस पे। प्री प्रोसेसिंग प्रोसेस क्या क्या होती है, देखो सबसे पहला आता है क्यूरिंग। क्यूरिंग किसके अंदर करते हैं, टोबैको के अंदर करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है टोबैको की जो बीड़ी और सिगरेट बनाई जाती है तो उससे पहले इसकी पत्तियों को सुखाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जो इसके अंदर जो वो होता है ना, जो स्मेल आती है इसके अंदर, टोबैको के अंदर जब तंबाकू जलता है ना, तो उसके लिए हमें पत्तियों को अच्छे से सुखाना पड़ेगा। अगर मॉइस्चर हुआ तो वो जो स्मेल है वो नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद आ गया सेकेंड नंबर पे हम लोग करते हैं स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग किसके अंदर करते हैं हम लोग, जूट एंड सनहेम्प के अंदर करते हैं। सनहेम्प के अंदर करते हैं, ठीक है। इसके बाद 3rd नंबर पे आता है स्ट्रिपिंग के बाद हमारे पास यहाँ पे सेलिंग। सेलिंग किसके अंदर करते हैं हम लोग, सेलिंग हम लोग राइस के अंदर भी करते हैं, ग्राउंडनट के अंदर भी करते हैं, ठीक है। सेलिंग, सेलिंग के बाद आता है 4th नंबर पे गिनिंग। क्या आता है, गिनिंग। गिनिंग यानी कि कॉटन का हम लोग जो फोआ निकाल के क्या करवाते हैं, उसको गिनिंग मशीन में भेजते हैं, तो क्या होता है गिनिंग। तो गिनिंग करते हैं हम लोग कॉटन के अंदर। इसके बाद 5th नंबर पे आता है हमारे पास सीजनिंग। क्या आता है, सीजनिंग। सीजनिंग करते हैं हम लोग टर्मेरिक के अंदर, टर्मेरिक के अंदर और चिली के अंदर। इसके बाद आता है ग्रेडिंग एंड शॉर्टनिंग। ग्रेडिंग एंड शॉर्टनिंग हम लोग पोटैटो, टमाटो या और भी जितनी भी फसल है सबके अंदर करते हैं, क्योंकि बच्चों ग्रेडिंग एंड शॉर्टनिंग में हम लोग छटाई करते हैं। जैसे हम लोग किसी पोटैटो है, पोटैटो को हार्वेस्ट करके ले आए, जो डिजीज डिजीज आएगी जिनके अंदर पोटैटो के अंदर, वो अलग छांट देंगे। जिसके अंदर ग्रीनिंग आएगी वो अलग छांट देंगे। जो बढ़िया क्वालिटी बढ़िया साइज के होंगे वो अलग छांट देंगे, साइज के बेसिस पे कर देंगे ग्रेडिंग एंड शॉर्टनिंग। तो कटाई छंटाई तो हम लोग हर एक क्रॉप के अंदर करनी पड़ती है। तो ये एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यूरिंग, स्ट्रिपिंग, गिनिंग एंड सीजनिंग है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई टर्मिनोलॉजी ना समझ आई हो तो डाउट क्लास में आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, बड़े आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। ये जितने भी, अगर आप लोगों को ये क्यूरिंग स्ट्रिपिंग समझ ना आई हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको हम लोग डिटेल में करेंगे, क्योंकि क्यूरिंग इतना छोटा सा प्रोसेस नहीं है। क्यूरिंग के अंदर 3 टाइप आते हैं, 3 टाइप से हम लोग क्यूरिंग कर सकते हैं, तो वो डिटेल में हम लोग जब करेंगे, क्रॉप टोबैको पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ पता होना चाहिए क्यूरिंग टोबैको के अंदर करते हैं, ओके। तो सारे के सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान में रख लेना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।